नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NARKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की। So Pradeep ji, we've got a couple of things. The first one, of course, is that after that horrific train hijack in Pakistan, there was another major terrorist attack in Pakistan. Um, two or three vehicles rammed into a convoy carrying Pakistani soldiers, and about 90 soldiers are believed to be dead. Pakistan, of course, the Pakistanis say much less. However, it's very similar to what happened to us in Pulwama. So I think. So one thing is absolutely imminent is the third partition, the second partition, the third partition with India, second with Bangladesh, and now Baluchistan. So shortly you hear that 40% of Pakistan has moved away from Pakistan. So all the curses are coming home to roost as far as Pakistan is concerned. I hope they wake up even now to the fact that terrorism as an industry cannot sustain your economy. It won't. And Tulsi Gabbard was here, the National Security Advisor of the National Intelligence Advisor of President Trump, and she had very meaningful talks with Ajit Doval Sahab. Really and truly wonderful. I hope it continues. I hope the good relationship continues over there. By the way, am I wrong, or have you guys changed the font of your scroll? Why have you changed the font? Please don't. This is to the desk. Please don't change the font. Now, number two, of course, Pradeep ji, महाराष्ट्र में औरंगजेब के मकबरे को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कमिटमेंट दी है कि भाई मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं कि पूरा महाराष्ट्र हमें कभी माफ नहीं करेगा अगर औरंगजेब के मकबरे को हमने यहीं पर रहने दिया। मेरा ये कहना है कि अभी याद आया आपको औरंगजेब का मकबरा? औरंगजेब का मकबरा तो यहाँ पे 1707 से है यार, क्या है। एज आवर गेस्ट टुडे व्यास साहब पॉइंटेड आउट टू मी लास्ट टाइम कि 3 मार्च 1707 को मौत हुई थी औरंगजेब की, और उसके बाद उसके इसी मकबरे के अंदर उसको दफन कर दिया गया था ना। आई होप टू गॉड आज पूरे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और अलग अलग जो एनडीए घटक दल है, सब लोगों ने, सभी ने अपने अपने तरीके से कोई प्रोटेस्ट या कोई showing concern about the Aurangzeb tomb that it has to go. In fact, Eknath Shinde ji totally equivocal, said that it has to go. It has got no place here, no place at all. So did Mr. Devendra Fadnavis. Fadnavis was guarded. He said, I wanted to go, but the Congress has given it protection to the ASI. No, the point is now it is not with the state government. It's actually with the center. क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जहां पर आ जाता है वो प्रॉपर्टी फिर सेंटर की हो जाती है। तो भाई सेंटर में भी बीजेपी है, ऐसी क्या बात है। सो लेट्स गो अक्रॉस टू आवर वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ गेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मिस्टर गोपाल तिवारी ऑफ द कांग्रेस। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। गोपाल तिवारी जी, आई कांट सी हिम एनीवे, आई कैन ओनली सी व्यास साहब। आवर डियर फ्रेंड सुशील व्यास साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशील व्यास साहब नमस्कार। क्या आपको देख करके गोपाल तिवारी जी गायब हो गए? कहां गए गोपाल तिवारी जी? मैं ढूंढ रहा हूं, क्या है यार। और अली दारूवाला जी भी होंगे हमारे साथ थोड़ी देर के बाद। तो गोपाल तिवारी, सुशील व्यास साहब ये बताएं, ये औरंगजेब के ऊपर मुझे लग रहा है कि बड़ी गंभीरता से सरकार मूव कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र को एक अर्जी दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि भाई इसमें कुछ करिए आप, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो ये है कि औरंगजेब का मकबरा यहां नहीं होना चाहिए। सर आपके पास कोई अगर जानकारी हो तो बताएं प्लीज। बजाज जी नमस्कार। जैसा कि अभी आप अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कह रहे थे कि मैंने पिछली दफा भी कहा था जी कि ये जो औरंगजेब के बारे में अचानक जो इश्यूज आया वो किसने उठाया और क्या जरूरत थी उठाने की, इसके पीछे मकसद क्या था और उनके समर्थक कौन है। अब उनका नाम है अबू आजमी जी, विधायक हैं, और जब वो विधायकी का चुनाव 4 महीने पहले लड़े तो किन किन दलों ने उनको समर्थन दिया ये तो जग जाहिर है, कोई उसमें कोई लुका छुपी वाली बात है नहीं। अब रही बात औरंगजेब के मकबरे की, तो
जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, पब्लिक डोमेन में है उनका वक्तव्य जो आप भी अभी बता रहे थे। जी। हमारे नेता एकनाथ राव जी शिंदे ने भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता की जो तीव्र भावनाएं हैं और उनको ख्याल में रखते हुए इस मकबरे को जितना जल्दी हो यहाँ से हटाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। जैसे आपने कहा कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और अंडर आर्टिकल 49 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट इट, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र by deploying police force and everything they are just protecting it because we are bound to it। हमने शपथ ली है, मुख्यमंत्री ने हो, उप मुख्यमंत्री ने हो, इस गवर्नमेंट में बैठे हुए हर मंत्री ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। वो हमारा कर्तव्य है, हम उसको निभा रहे हैं। जब तक उस मॉन्यूमेंट को एएसआई प्रोटेक्टेड है उसको हमको उसको संभालना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 49 में क्या कहा गया। आर्टिकल 49 को अगर हम बहुत विस्तृत से पढ़ें, नाम्बियार जी मेरे भाई मेरे साथ में बैठे, वो जानते हो वो उसको भी बात को मानेंगे। उसमें लिखा है कि अगर कोई आर्टिस्टिक महत्व की कोई चीज हो, यानी और या कोई ऐतिहासिक जिसका कोई बहुत बड़ा महत्व हो, या पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव पास करके किसी मॉन्यूमेंट को रक्षा करने की बात हुई हो, तो मैं समझता हूँ ये 1760 में निजाम ऑफ हैदराबाद द्वारा बनाई गई ये कब्र जो है, मकबरा जो है, वो तीनों मापदंड में बैठता नहीं है। ना तो ये कोई आर्टिस्टिक महत्व की चीज है, न ये कोई हिंदुस्तान के इतिहास में महत्वपूर्ण कोई ऐसी इमारत है जिसकी रक्षा की जाए, और न कोई हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव पास करके कहा गया कि औरंगजेब इतना महान योद्धा था कि उसकी मकबरे को संजो के रखा जाए। लेकिन एएसआई में चूंकि नोटिफाइड है तो उसको डी नोटिफाइड करने के लिए जो संबंधित इसका कानून है एएसआई से संबंधित, उसमें धारा 35 के अंतर्गत सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार को डी नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन जाएगी और उसकी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वंस दिस मॉन्यूमेंट इज डी नोटिफाइड, तो उसके बाद इसको आप हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि कानून की शपथ लेकर के सरकार चला रहे हैं, कानून के हिसाब से इस देश के संविधान में और जो भी विधिवत तरीका है उस हिसाब से करेंगे। लेकिन ये बात सही है, आज बजाज जी छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि जन्म तिथि, उनकी जन्म ये अपने तिथि के हिसाब से है 19 फरवरी को हमने था, और हमने तारीख के हिसाब से 19 फरवरी को मनाई। तो आज उस दिन हम अपने दल की तरफ से हम अपने महाराष्ट्र सरकार की जो भावना मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रकट हुई बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते कि ऐसे क्रूर व्यक्ति का मकबरा महाराष्ट्र में ज्यादा दिनों तक रहे। लेकिन हाँ, उसका जो कुछ भी तरीका होगा वो कानूनी रूप से हम लोग उसको अपनाएंगे और यथाशीघ्र उसको कोशिश करेंगे वो यहाँ से हटा दिया जाए। सुशील व्यास जी, ऑपरेशन टाइगर के माध्यम से आपने तो पूरे यूबीटी के यहां पर खींच लिए, बाकी बहुत कम बचे लोग बचे हैं, शायद आदित्य ठाकरे और 2 राउत 2-3 बचे हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पास। मगर लगातार उनका कंटिन्यूस अटैक एकनाथ शिंदे जी पर कंटिन्यूस जारी है। रोज सवेरे 9 बजे चालू है अटैक एकनाथ शिंदे जी पे। अब लेटेस्ट है कि एकनाथ शिंदे जी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे और अहमद पटेल जब जीवित थे तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां पर सवेरा शायद गुप्त मीटिंग हुआ था अहमद पटेल जी से। तो ये बार बार ये आलोचना की हिंदुत्व से वफादारी एकनाथ शिंदे जी कभी नहीं थे, ही इज ओनली आफ्टर पावर क्रेजी है, पावर हंग्री है, तो हिंदुत्व के साथ झूठ नहीं सकते। हाउ डू यू सी दिस कमेंट लगातार उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना का? नाम्बियार जी, पहली बात तो जो सुबह 9 बजे का जो ऑल इंडिया रेडियो जो है उनके बारे में कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता नहीं है। लेकिन चूंकि आपका चैनल जिम्मेदार चैनल है और आपने कोई बात पूछी है तो मैं मेरी जिम्मेदारी आपके उत्तर देने के लिए समझता हूँ। उन्होंने क्या कहा उस पर नहीं समझता हूँ। सवाल अगर एकनाथ राव जी शिंदे कांग्रेस में जाने के लिए इतने आतुर थे, अहमद पटेल जी से उनकी मीटिंग हुई, उसका ज्ञान उनको है, राउत साहब जैसा पब्लिक डोमेन में कह रहे, तो उसके बाद एकनाथ राव शिंदे को आपने विधिमंडल दल का नेता क्यों बनाया? फिर उसके बाद एकनाथ राव शिंदे को आपने पब्लिक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्यों बनाया, एमएसआरडीसी का मिनिस्टर क्यों बनाया? और एकनाथ साहब जी शिंदे सूरत चले गए तो आप अपने पर्सनल पीए जो आज विधायक भी हैं, एमएलसी हैं, नार्वेकर जी को सूरत भेज करके उनसे बात करने को क्यों भेजा? अगर एकनाथ राव शिंदे इतने ही डिसलॉयल थे तो उनको क्यों कोशिश की आपने अपने साथ रख करके उनको आगे बढ़ा के रखना, नेता बनाना, मंत्री बनाना, और सूरत जाने के बाद भी नार्वेकर को भेज करके उनको वापस लाने की कोशिश करना, मनाने की कोशिश करना? ये सारी बातें एक क्या है। बट डज इट मैटर सर, सुशील व्यास जी,
हाँ जी, उसकी जरूरत है कि अभी अभी उसकी उसकी कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई वो कहते हैं ना, अब हम लोग अभी तक याद है स्कूल में संदर्भ सहित व्याख्या किया करते थे, क्या आज के संदर्भ में इस व्याख्या की कोई आवश्यकता है या कोई इंपॉर्टेंस या अहमियत रह गई है? मैं ये समझता हूँ कि बजाज जी की आज की तारीख में जिस दल के प्रवक्ता के रूप में वो सुबह 9 बजे आकर के ये सारी चीजें कह रहे हैं, जी। मैं मान लीजिए इसको पब्लिक ने कुछ पब्लिक ने मान भी लिया, तो आज उस दल का क्या फायदा इसमें होने वाला है, मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको आने वाले 4.5 वर्ष तक कोई चुनाव है नहीं, और भगवान की दया से इतना बहुमत और इतना आशीर्वाद महाराष्ट्र की जनता का नवंबर में मिल गया है कि ये 5 साल सरकार हिलने वाले नहीं है। हम मजबूती से महाराष्ट्र की जनता की सरकार से जनता की सेवा करेंगे। तो उनको कहना है, उनका काम है, उनको सुर्खियों में बने रहना है, इसलिए कुछ न कुछ रोज हम जो लाइटर वे में कहते हैं पिल्लू छोड़ देना, तो वो कुछ न कुछ बोल देते हैं जिसपे चर्चा होती रहती है, उसका महत्व कुछ नहीं है। और ना आधार है, अरे आधार है तो उनको बताना चाहिए कब कितनी तारीख को। सर आधार अगर हैवी तो क्या हो गया? Sir, how does it make a difference? Really and truly speaking, I can see Mr. Ali Daruwala with us. Daruwala साहब नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। प्रदीप जी, राजीव सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम सर। That garland of yours is looking very notorious. Is looking like Honorable Bala Saheb Thackeray. क्या बात है सर। My elder brother sir, my dearest friend and elder brother. I don't think Bala Saheb Thackeray has ever given that kind of an interview as he gave to me of about 1.5 hours as he gave to me to anybody else. It was live and it was fantastic. What a delight. जी। Really, hats off to you. So Zabardast sir, hats off to him. मतलब he was a very dear friend of mine. I've known him right since the time I was the editor of the Daily from 1993 right till the day he passed away. He was a great friend of mine. And and an amazing man, as Sushil Vyas ji will testify. मतलब बाला साहब ठाकरे जैसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता आगे जाकर कोई होगा। आगे का कोई बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी ही वाज एन अमेजिंग मैन। तो अली दारूवाला साहब, औरंगजेब, तो आप जाएंगे सर औरंगजेब का मकबरा तोड़ने के लिए? मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। Yeah, setting the record right, putting things in order, and about my party's view on this, and my personal view on this, Aurangzeb was a notorious human being. He butchered his brother, he killed his father, what he did with his family members, and that man was a lunatic. I am saying on record that this man was lunatic. Besides this, nevertheless, what he did and what his descendants and what those people did to our one and only, the most loved Reverend Shambhaji Maharaj can never be forgotten. The legacy lives on of Honorable Chhatrapati Shivaji Maharaj, what he did to the son, what has happened right now. This is totally unwarranted. His tomb being in Maharashtra is totally of no significance. Even if it is demolished, whether it's in the heritage site or whatever, if it is going to create an eyesore, and if people, my citizens, my voters are going to be unhappy, just to keep a handful of lot happy, you do not run the state. I can assure you, in the heart, within the hearts, this movie that came, the Chhawa, and what has happened to Shambhaji Maharaj, this cannot be forgotten. This is the legacy. These are the real rulers. This was what was here even before that man came into India. That 30, 40 years of his regime is a regime of terror. Over here, if you ask me, I would not go to erase the tomb. Definitely, I would not make a crime like this. But I would ask the government, like, cover it up. We do not need a monument over there. And I'm going on record and saying, please get rid of it. That's all. Thank you so much. दारूवाला साहब, मोदी जी ने आज कहा, यानी कल कहा कि आरएसएस इन हिज लाइफ, उनके जिंदगी में आरएसएस लेगेसी इज माय प्रिविलेज। मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस को बिलोंग करता हूं, दैट हैज नर्चर्ड माय लाइफ, नरिश्ड माय लाइफ। ही गोज अहेड टू से दैट आरएसएस यूनाइट्स द कंट्री। RSS unites the country, unlike the left forces, the left parties, they divide the country, they work towards disintegration of the nation. Now, मोदी जी ने अपने लाइफ के इंपॉर्टेंस, लाइफ में RSS के इंपॉर्टेंस को बहुत अहमियत दी है इन द पॉडकास्ट टुडे। हाउ डू यू सी दैट, दारूवाला साहब? RSS, Himalaya, and poverty. This is the three things that nurtured Honorable Prime Minister, and he is proud. I can tell on record, Ali Daruwala,
if do not make mistakes in my debate. I am so firm on my belief, and I am not damn scared of what I say. I put forward my views regardless of the party agrees with me or doesn't agree with me, is because of the ideology of RSS. I am inculcated, I am trained, and I give my reverence to Honorable Indresh ji. जो जम्मू कश्मीर में मैंने लास्ट टाइम कहा था, it is because of that man's abduction, that man's targeted, he was shot 3 times at point blank range, he was kidnapped. आज जो हम आज देख रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में, इसका श्रेय ऑनरेबल इंद्रेश जी को जाता है. आज मैं जो भी कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ, मैं मिस्टेक नहीं करता, मगर मेरी जो भी छोटी मोटी विचारधारा है इसके अंदर मैं बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करता और डंके के चोट पे कहता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वो मेरी नहीं, मेरे संघ की विचारधारा है. इट कैनॉट बी डाइल्यूटेड. मैंने कहा था अगर हम सत्ता में है या नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे. सत्ता है तो बेशक आसानी होती है, मगर नहीं भी है तो हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता जो बाहर काम कर रहे, एक झाड़ू वाला, एक स्कूल टीचर, एक रिक्शा वाला, आप देखिए सर, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा आदमी, हिंदू हो मुसलमान हो, हम जो 3 लोग जो आज आरएसएस में जो इंद्रेश जी के नीचे हम जो पढ़ के निकले ना, ऑनरेबल ठाकुर राजा रईस, मोहम्मद फैज खान जो गौ रक्षक है, और मैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का छोटा मोटा काम देखता हूँ, सर हम लोग हमारी स्मॉल कैपेसिटी में काम कर रहे. मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, जब वो शाखा लौटेंगे, तो एक सर्व सामान्य कार्यकर्ता हो सकता मेरे बाजू में बैठ के हम लोग शाखा की जो हमारी विचारधारा और जो हमारी प्रशिक्षण होते हैं उसमें हम लोग शायद साथ में काम करेंगे. क्या बात है सर, क्या बात है, वंडरफुल. अच्छा, दिस इज ब्रिलियंट. I agree with you there, but the only thing is, this is one question which I've been wanting to ask. I would like you to take it up first, Ali Daruwala साहब, और उसके बाद सुशील व्यास जी. I don't know, there seems to be something wrong with the camera of Gopal Tiwari साहब. गोपाल तिवारी साहब बिल्कुल ज्वाइन करने चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे. शायद आप लोगों की कोई साजिश होगी, व्यास साहब और दारूवाला साहब आपकी. No, Tiwari is a man who is relenting and bending towards BJP nowadays. No, बिल्कुल सर, मुझे लगता है वो बीजेपी आने वाले हैं बस. तो अली दारूवाला साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा, जितेंद्र अवार्ड भी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, उन्होंने ये कहा है कि औरंगजेब के मकबरे को क्या कर रहे हो यार, उसको काहे को तोड़ रहे हो, लाल किले से शुरुआत करो ना, लाल किला तोड़ो. सबसे बड़ा मुगल मॉन्यूमेंट हिंदुस्तान में जो है वो 2 हैं. एक है रेड फोर्ट, जहां से प्रधानमंत्री अपनी आजादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं, और दूसरा है ताजमहल. रेड फोर्ट भी तोड़िए और ताजमहल भी तोड़ दीजिए. अली दारूवाला साहब पहले आप प्लीज. आई थिंक सुशील व्यास जी इज ऑलरेडी बोर्ड. सुशील व्यास जी already finds this a very boring question. जी बोलिए सर. Sushil Vyas ji is a very seasoned. I really respect Sushil Vyas ji. Okay. He's the most excellent and the most seasoned spokesperson. Eknath ji के camp के अंदर the most educated, the most rational person is Sushil Vyas ji. Don't mistaken me. Just मैंने न्यूज 18 में फिनिश किया था डिबेट और अब आपका ज्वाइन किया हूँ. जी. You are feeling like that. So it's not. I am happy with. I am enjoying with you debate with you. Sir, you know I was pulling your leg. You know I was pulling your leg, sir. It's all right. हाँ बोलिए, दारूवाला साहब बोलिए. नाव पे हम लोग हंसते हैं, बात करते हैं, किसी के साथ में कोई बैर नहीं. ये एक फैमिली हो गया. एक 3 साल से हम जो कर रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार 9 साल बेमिसाल, and so many shows we have done. We do not feel that we are coming on a debate. I feel that I am coming in a discussion with friends over here. बेशक मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं. और you make your spectators, you make your people who are taking part in your debate very homely, very friendly, and we like doing this, spending an hour with you. We feel good. At least हफ्ते में एक बार अगर आपके नेशन नाउ पे नहीं आए तो कुछ तो भी लगता है कि शायद हमसे छूट गया. अच्छा दारूवाला साहब आप ये बताइए, लाल किले के बारे में बताइए. लाल किला तोड़ने जा रहे हैं. Listen now, the root cause, forget the branches. The root cause is Aurangzeb, his ideology, his staunchness. और संघ में जो हमें सिखाया है ना, कट्टरता ये हर एक इंसान की दुश्मन होती है. एंड दैट मैन वाज वेरी कट्टर. अगर आप कट्टरता को निकाल के फेंकिए, यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग. मगर इट्स टू लेट टू रिमूव द कट्टरता. बट द आइडियोलॉजी ऑफ कट्टरता इज औरंगजेब. उसको निकाल के फेंकिए, महाराष्ट्र में अमनो अमान शांति ऐसे ही पनपने लगेंगी. जी
तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाल किले के ऊपर आप जो है जवाब नहीं देंगे, दारूवाला साहब? सवाल ही नहीं, वो तो ढांचा है, वो इंसान की मजार थोड़ी है, वो एक ढांचा है, एक मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर लाखों लाखों करोड़ों रुपए जब के जमाने में हमारे शासन के, हमारी संपत्ति है, उसको तोड़ के क्या होगा? जी। पर उसको बनाने And वाले anyway, it was मतलब not made by Aurangzeb. Anyway, it was not made by Aurangzeb. Aurangzeb ने नहीं बनाया था, शाहजहां ने Exactly, बनाया था। that's what I'm wondering. Correct. They're stupid. What? See, I'll tell you, I've been noticing Jitendra Awad ji. He's a very learned man. Ji. But out of frustration, sitting in opposition, being of no use to the party, being a nuisance value, and being in limelight, and to be in the timeline, people need to speak something. जैसा सुशील व्यास जी ने कहा, क्या कुछ तो यहाँ पर एक लाइमलाइट में आने के लिए, चर्चा जी। में रहने के लिए, अगर आप बकेंगे तो दिखेंगे, ये वही एक काम है इनका। लेकिन सर वैसे भी एक सेकंड प्रदीप जी, प्रदीप जी एक सेकंड बकेंगे तो दिखेंगे, कहने का मतलब ये हुआ जी। क्या लाइन है साहब, दारूवाला साहब? आई एम गोइंग टू यूज इट नाउ, आई गिव यू क्रेडिट फॉर इट। बकेंगे तो दिखेंगे, जबरदस्त, क्या लाइन बोली है सर आपने, दारूवाला साहब। सर सुशील व्यास जी, वैसे भी लाल किले की अपकीप पर, जिसको किला मुबारक कहा जाता है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट 1947, उसके पहले भी 1914 से लेकर के आज तक वी हैव स्पेंट crores एंड crores टुवर्ड्स द अपकीप ऑफ द रेड फोर्ट। दूसरा, सो इज द केस विद द ताजमहल। तो मेरा ये कहना है कि व्हाई इज अवार्ड साहब सेइंग दिस, व्हाट कुड बी द रीजन कि भाई वो तोड़ दो? बोलिए सर। अब बजाज जी, जैसे मैंने कहा कि कोई कारण नहीं था, गबू आजमी जी ने भी इस तरह का बयान दिया, क्यों दिया, उसके पीछे क्या मंशा थी, और वो सामने स्पष्ट हो रही है। उसी तरह से हो सकता है जितेंद्र अवार्ड जी जहां से जीत के आते हैं, मुमरा कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है, वहां के अपने मतदाताओं के खुश के करने के लिए इस तरह का बयान वो दे रहे होंगे। लेकिन जी, सवाल, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने भी कहा और दारूवाला जी ने भी कहा कि लाल किला, ताजमहल, ये चीजों को आप औरंगजेब के मकबरे से नहीं जोड़ सकते। हम औरंगजेब का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, सर सिखों के गुरु को भूल गए आप, और सिखों के गुरु के साथ जी। और हमारे तमाम जो आगरा हो या अन्य देश के भाग हो, राजस्थान हो, उन्होंने लूटपाट, मंदिरों को तोड़ना, अत्याचार करने का काम, वो अरे काम खुद जो के है, भाई बहनों को नहीं छोड़ा उसने जी। वो अपने बड़े भाई जो राजा बनने वाला था, उसका सर काट के अपने पिता को भेजता है। वो इस तरह का जो सर 4 साल और 8 साल के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया सर, क्या बात वही करते मैं हो? कहना शाहजहां को खुद अजी, गिरफ्तार करके रखे थे। 2 साहबजादे हमारे, उनको दीवार में चिनवा दिया जी। सुशील व्यास ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण उनकी जी। याद भी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि मकबरा हो, जितना जल्दी कानूनी माध्यम से हो, उसको दूर किया जाना चाहिए। और जो इसको महिमा मंडित करने का काम, ग्लोरिफिकेशन का काम हो रहा है, मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि वो कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में पूरा देश का एक तबका आकर के उसके समर्थन में खड़ा ना। हुआ। सुशील व्यास जी, यू सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही अभी। आपने कहा हमारे मित्र जो हैं बंटी अवार्ड साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब, ऐसे उनका निकनेम बंटी है, वो मुंब्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को शायद खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स औरंगजेब की तारीफ से खुश होंगे? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। No, but if you remember, सुशील व्यास जी, वो Yeah, फर्स्ट yeah, पर्सन yeah, थे जिसने I can कंपेयर किया था answer that, कि शिवाजी महाराज इसलिए है कि औरंगजेब है। That was his फडणवीस quoted on the floor of the house also. मिस्टर अवार्ड, आपने ये बोला था, you told this, छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब है तो महाराज है। That's what he said. सुशील व्यास जी, अवार्ड जी ने No, कहा था Sushil ना ji ये। will not know this. जी सुशील व्यास जी, जितेंद्र अवार्ड जी ने कहा था ना ये। जी अवार्ड साहब ने बोला था। अब तो जितेंद्र अवार्ड ने तो वो संजय राउत के दूसरे भाई है। उनके बयानों को आजकल कितनी गंभीरता से पब्लिक ले रही है या राजनीतिक हल्का ले रहा है वो आप जानते हैं। लेकिन कोई भी जिम्मेदार आदमी कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य और कहाँ इसकी क्रूरता और कायरता, इनका दोनों का आप कहीं तुलना कर ही नहीं सकते, कहीं तुलना में टिकते नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनकी तुलना मैं समझता हूँ कि सूरज और एक दिए को तुलना करने वाला हो, तो दिया और सूरज की तुलना हो नहीं सकती। You know, I want to ask Daruwala sahab wanted to say yeah, something. you first answer Daruwala sahab, then I'll come back to Sushil Vyas ji. Yeah, I will just answer this, Pradeep sir, Rajiv sir, and Vyas ji के शायद ये बात कल्पना में नहीं आती रहेंगी. There is a lot of Muslims. There is a small group of Muslims
And in this Muslim community, they call Aurangzeb Rahmatullah. Rahmatullah. Rahmatullah means रहमतुल्लाह अलैह। Reverend जी Rahmatullah alayhi. Yeah. जी Means उनको जो है ना एक अलग दर्जा दिया जाता, जी। बेशक वो दर्जा तो उनको नहीं दिया जाता. This reverent respect they give to Aurangzeb because they feel that the spreading of Islam was done after हजरत निजामुद्दीन एंड अजमेर शरीफ दरगाह जो हमारे वहाँ के ख्वाजा गरीबन नवाज जी, है, ख्वाजा उसके बाद में मोइनुद्दीन अगर चिश्ती। किसी ने ये लेगेसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ या इसके बाद अगर किसने वो कंटिन्यू की है तो औरंगजेब ने की है. वो कोई उसको जिंदा वली मानते हैं, जी मगर जिंदा वली ऐसे कोई भी काम नहीं करता. अगर आप ख्वाजा निजामुद्दीन और ख्वाजा गरीबन नवाज को अगर आप देखेंगे, उन्होंने जो कोई कन्वर्जन किया वो सूफीज्म और मोहब्बत के माध्यम से किया. जी जब ये लोग इंडिया में आए, आई विल सी इज अ वेरी बेसिक सिंपल थिंग. वो लोग जब इंडिया में आए, जो भी 80,000 90,000 1 लाख लोगों ने जो इस्लाम के ऊपर अपना परिवर्तन किया, वो तलवार की धार पे नहीं किया. हजरत निजामुद्दीन के जो उनके टीचिंग्स थे सूफीज्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया. बेशक यहाँ पे वो लोग आने के पहले मैं आपको कह सकता हूँ, वो भी पटेल, वो भी शाह, वो भी देशमुख, वो भी पवार हो सकते थे, जी। मगर उन्होंने इस्लाम लाने के बाद में उनका धर्म चेंज किया. मगर आज भी पटेल है मुसलमानों में, आज भी देशमुखी है मुसलमानों में. है। तो बेशक ये सब कौन से समाज के थे ये आप लोग ने जानना चाहिए, मगर ये तरीके से अगर वो इस्लाम फैलाना चाहते तो वो मकाम पे नहीं पहुंच सकते. क्योंकि द बेसिक थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज increase Islam by way of Sufism, by way of love, not by way of sword. Absolutely. तलवार से लाई हुई चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती. उसका यही Sir, होता I am है. not a Muslim. आज कोई भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को इरेज करने का नौजुबिल्ला बात नहीं करता, मगर ये औरंगजेब के बारे में क्यों बात करते? क्योंकि उनके दिलों के ऊपर स्कार है जो उन्होंने महाराज के सर, साथ वैसे भी किया, वहां भी तो बड़े जो खुश महाराज होंगे। के बेटे के साथ किया, उसकी जो घृणा जी। है, उसकी जो तकलीफ है, वो आज भी है. मैं बेशक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मगर मैं ये कह सकता क्या औरंगजेब वाज अ लूनेटिक एंड द सूनर वी गेट रिड ऑफ हिज मजार दैट विल ब्रिंग पीस इन Darwala महाराष्ट्र बैक टू द Sahab, स्टूडियो. Darwala Sahab, even though I am not a Muslim, but Hazrat Ali, Rahmatullah alayhi, what did he say? You want to convert people to Islam, you do it with courtesy and respect and a sweet tongue. You never use the sword. This is a quote from Hazrat Ali himself. Even though I am not a Muslim, I am quoting him. Number two, all the Wahhabis, they would be very happy. वो तो कहते हैं कब्र ही नहीं होनी चाहिए. There should be no tombstone. So, I want to you wanted to ask Mr. Sushil Vyas Vyas ji. ji, I'll come back to Sorry, Maharashtra. sorry, What sorry. exactly जो लाड़की बहन का इफेक्ट इस प्रकार से हुआ? जी। The entire opposition and including the government, the ministers within the government, संजय शिरसाट जी कंप्लेन करने लगे कि मेरे डिपार्टमेंट के 4,000 करोड़ आपने लिए और मुझे इन्फॉर्म तो किया मुझे होता, बताया नहीं। मुझे बता तो दिया होता कि आप मेरे डिपार्टमेंट के पूरे पैसे आप ले रहे हो उस तरफ. तो ये पूरे इम्बैलेंस कर दिए पूरे अपने खजाना महाराष्ट्र सरकार का. तो किस प्रकार से सस्टेन 1500 अब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है धीरे धीरे देने में. बाकी जैसे कोकाटे कंप्लेन कर रहे थे कि किसान वेवर स्कीम कुछ हो नहीं रहा है, तो कब तक ये सस्टेन कर पाएंगे? सुशील व्यास जी, बहुत डिपार्टमेंट पे पूरे महाराष्ट्र सरकार पे एकदम बोझ हो गया है, बोझ सा हो गया है. आपका ही डिपार्टमेंट का संजय शिरसाट का ओपन कंप्लेन इस प्रकार से. व्यास जी, नामबिहार जी, पहली बात तो मैं उस लाड़की बहन योजना को डिटेल में आप 27 जून को जब ये घोषित हुई तब से लेके मैं आपको बताऊंगा. लेकिन संजय सिरसाट जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम मेरे 7,000 करोड़ रुपए मेरे डिपार्टमेंट 4,000 करोड़, चार नहीं 7 मैं आपको ठीक। बताऊं 7,000 मैंने सुना है. लेकिन जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाड़की बहन की वजह से हुआ. उन्होंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट के दूसरी योजनाओं के लिए डाइवर्ट किए गए. अब संजय सिरसाट जी तो मेरे दल के मंत्री हैं जी. अब, लेकिन वो कब बने? वो अभी ये बने हैं दिसंबर एंड में मंत्री. और ये लाड़की बहन योजना कब आई? जुलाई में.
उस समय 43,000 ईयर मार्क किए गए थे उस बजट में, जो 27 जून 2024 को अजीत पवार जी ने घोषणा की। उस 43,000 में से जो ये बजट दिया उसमें बताया 33,000 करोड़ खर्च हुआ। तो अब मुझे बताइए कौन सा डिपार्टमेंट का डाइवर्ट किया? वो जो ईयर मार्क करके जो पैसा साइड में रख के जो पर्टिकुलर स्कीम के लिए है, तो डाइवर्जन का क्या सवाल आया? तो कोई कहीं कहीं गलत फहमी है। Sir, may I state something here? Sorry, sir. This has been quoted by the Times of India from a PTI report. Let me read it out to you. On Friday, that is last Friday, Shirshat said 4,000 crores from his departments was diverted for the Ladki Behan scheme. Please understand this. He has said so. Shirshat Saab ne ye kaha hai, he has been quoted as saying 4,000 crore from my department, that is the social service department, has been diverted, social welfare department has been diverted for the Ladki Behan scheme. Another 1,500 crore for the PM Awas Yojana and 1,400 crore for the energy department. The funding provisions for the social justice department are mandatory as part of the Constitution of India. It is legally binding on the government. There should be no cut of fundings. The minister told reporters, adding that he was not consulted before carrying out such cuts. Sir. अब आप बोले सर, व्यास जी। मैंने कहा 7,000 करोड़ का आंकड़ा आपने ही गिना दिया, तीनों आंकड़े मिला के। जी, लेकिन 4,000 करोड़ डाइवर्ट हुआ लाड़की बहन स्कीम के लिए, ऐसा शीर्षक जी ने कहा है। बजाज जी बोलिए सर। आपने पढ़ के सुनाया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया इस देश का एक बहुत ही जिम्मेदार। सर उनकी खुद की रिपोर्ट नहीं है, पीटीआई की रिपोर्ट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन जहां मेरी पर्सनल जानकारी है, उन्होंने ये कहा कि मेरे डिपार्टमेंट का 7,000 करोड़ रुपया दूसरे स्कीमों में डाइवर्ट हुआ। उन्होंने कोई स्कीम का नाम नहीं लिया है। मैंने उनके खुद के बयान को वीडियो सुना है, इसलिए मैं अगर उन्होंने कोई दोबारा कोई की ये बात कहीं किसी से कही है या किसी पत्रकार से, पीटीआई वालों से व्यक्तिगत कही है, तो वो उसकी मेरे जानकारी में नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, वो तो अभी दिसंबर में आए, ये योजना लागू हुई थी जुलाई 2024 में, तो उसका पहले से ही बजटरी प्रोविजन कर दिया गया था 43,000 करोड़। द बजट विच वाज अनाउंस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बाय अजीत पवार जी ऑन 27 जून 2024। तो उस समय तो ये कोई मंत्री थे नहीं, तो उस समय जो बजटरी प्रोविजन से जो काम हुआ, तो उसमें डाइवर्जन का क्या सवाल है? कुछ गलत फहमी है जो आपस, वैसे अगर देखने जाओ तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कैबिनेट का फैसला जो होता है, कैबिनेट के जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक होते हैं, वो एक होते हैं, वो अकेला कोई निर्णय नहीं लेता। वो एक अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, इफ एनी डिसीजन इज बीन टेकन, इट इज टेकन बाय कंबाइंड बाय ऑल। सो नाउ यू कैन नॉट इन पब्लिक डोमेन क्रिटिसाइज लाइक दिस। अगर ये हुआ तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसका हम पता लगाएंगे अगर उन्होंने स्पेसिफिक नाम लेके कहा। लेकिन हमारे सर्वोच्च नेता शिंदे जी ने कल भी वो देहू में गए थे अपना पुरस्कार लेने, उन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना मेरे दिल से छुई हुई योजना है और वो कभी भी बंद नहीं होगी। लाड़की बहन को हम उसी तरह से साथ देते रहेंगे, संबलीकरण करते रहेंगे, मजबूत के साथ उनके साथ इस योजना के माध्यम से खड़े रहेंगे। प्रदीप जी, I want to ask दारूवाला साहब, going back to the Prime Minister's comment that आपने कहा कि पॉवर्टी के बारे में उन्होंने कहा, पॉवर्टी also he was a childhood poverty never overcame him। वो दब नहीं गए पॉवर्टी से। जूता, व्हाइट जूता था हमारा, उस टेनिस शूज को मैं चौक लेता था, ब्रोकन पीसेस ऑफ चौक लेके उसको पॉलिश करके ठीक करता था अपने व्हाइट सफेद जूते। सर हम भी करते थे। तो that was the way he said, I never allowed poverty to overcome us। and the same thing आगे जाके wherever I go I carry the aspirations of 1.4 billion Indians of my country। तो he has given a message to the whole world कि poverty से कैसे उभर कर एक प्राइम मिनिस्टर जहां तक पहुंचे वो पास है। Now how does this message, because today India, US, India जब जहां तक है, even Trump praising Modi the way he is and winning 21 awards from all over the world as the most outstanding, कोई प्राइम मिनिस्टर across the world, no leader has got this kind of achievement। How do you see that? प्रदीप जी, it's an inspiration। Trump has shared Modi's podcast with Liz Friedman। Yes, Daruwala sir। Daruwala sahab, how do you see the leadership qualities in Prime Minister Modi that is displayed? I'll just put the life of Honorable Modi ji in such a simple word. He is still living his life as a child. He is still living his life as a RSS ka pracharak. He is still living his life like a nomad, like a guy who's in the Himalayas, who's doing tapasya. All this, what he said, I can relate to him so well.
with my childhood, with my young days, with poverty, with his travel, my 10 years of Delhi, my staying over there. I can relate so well with Prime Minister Modi ji because all this put together has molded this man and it's made him so humble. When the man is so humble, because his legacy has to be intact. Being a pracharak, giving up life, giving up married life, staying very simple. I have been washing my vessels in the sun. I have lived a very simple, though coming from a business house, I gave up everything. I stayed 10 years in Delhi. In spite of having a family and children, I have worked and I have liked it. N number of times on your show, if I have told you, if given a choice, you asked me where I would like to work. I said I would like to go back to the sun, work over there, travel to Kerala, travel down south, travel wherever, speak, connect to the Muslims, bring them in the main pravah. That is what the main job of Muslim Rashtriya Manch is. जी So he has spoken from his heart. वो क्या करना चाहते, वो आदमी को ना प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है, जब उनकी वो पद जाएगा तो ना उन्हें गम होने वाला है. प्रचारक जो होता है वो हैंडफुल ऑफ देम, राजीव सर मस्ट बी नोइंग, प्रदीप सर, we have a handful of such people who have given up themselves. But let me tell you something, if you open the life of pracharaks, like like the guy who is going to take over, going to be the next head of our RSS is Dattaji Husabale. He is a dealer. He owns a petrol pump like how I own a petrol pump in Pune. There's a village called Shimoga in Chikmagalur. Yes. His brother is running the petrol pump. They are a part of the association where I am in the executive committee. His real brother comes and sits over there. Means just imagine such a sprawling, lavish, comfortable life. At the age of 21, he walks out, giving up everything. Honorable Indresh ji, his father is an industrialist. I cannot use this word. I am not speaking out of my mind. That family, Honorable Indresh ji's family, is worth 1,000 crores. Their family, their brothers have the largest sprawling jewelry shop factory. He is a gold medalist. Honorable Mohan Bhagwat ji, a gold medalist doctor, veterinary doctor. Sanjay Joshi ji from Nagpur University, he has done degree, he has passed, he is topper. So all these people, if you see Ramlal ji, ये इतने हिस्ट्री, ये एक खजाना है, ये एक सिटाडेल ऑफ लाइब्रेरी है सर. ये जो संघ के लोग ये जो चला रहे ना ये देश इतना महफूज है. एक रिक्शा ड्राइवर सर, मैं एकनाथ शिंदे जी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, थोड़ा जान रहा था सर. एक रिक्शा ड्राइवर, मेरे पेट्रोल पंप पे मैं रिक्शा ड्राइवर को देखता हूँ, मिलता हूँ, इतनी मशक्कत की जिंदगी वो लोग जीते. His travel history from a rickshaw driver to the chief minister, रात के 2-3 बजे. Sir, these are the people who are changing this country. Our India is in safe hands. I think Sushil Vyas ji will be able to tell us more. 2047, we are going to be an emerging power. That day is not wrong, and it is going to come true. सर, जो अभी आपने बोला ना रिक्शा ड्राइवर के बारे में, I know for a fact personally, to my personal knowledge. Don't tell me you sat in the rickshaw with him. No, sir, I haven't. Not yet. I met him. Sir, when I met him, it is Anand Dige ji who introduced me to Eknath Shinde and at Bala Saheb's house. और उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब was kind enough to invite us to the वो माता की चौकी जो रखते हैं वहाँ पे, वो अभी भी वहाँ पर वो पेड़ है बिल्कुल जो छत के अंदर से निकल रहा है वो, और अभी भी वो जो तस्वीर है माता की इतनी बड़ी वो मेरे घर में है, which Eknath Shinde ji presented to me and of course my family. But जहाँ तक एकनाथ शिंदे जी का सवाल है सर, he was doing 3 jobs at the same time and working for the Shiv Sena. So these are the kind of people. So they have sacrificed. आप उनके बारे में जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन दारूवाला साहब मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ. You know, for the first time in 46 years, Sambhal celebrated Holi. Sambhal in Uttar Pradesh celebrated Holi. और most of the Muslim community, ज्यादातर जो मुसलमान थे संभल के हैं, वो बाहर आए और उन्होंने आकर के, एक तो वो जो सीओ साहब हैं वहां के, रेसलर साहब जो पहलवान जी हैं वो, और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया कि आपने इनकी मस्जिदों के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग लगा दी. यानी मस्जिद ट्रस्ट को बोला कि आप प्लास्टिक कवरिंग लगा दीजिए ताकि उस पर कलर ना लगे. बट देर आर a couple of people, you know whom I'm talking about,
especially some female journalists, you know who they are, बार बार वो वही ट्वीट कर रहे हैं, मिस्टर मोदी व्हाई डोंट यू शो दीज पिक्चर्स टू योर इस्लामिक फ्रेंड्स, टू दिस टू दैट। अरे पूरा संभल आकर के बाहर आकर के योगी आदित्यनाथ सरकार का थैंक यू बोल रहा है कि पहली बार यहां पे मतलब फेस्टिवल के दौरान दंगा नहीं हुआ। अब दरवाला साहब आप बताएं ये क्या है, मतलब आप ये बताइए ये क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो एक बार फिर? आप बताइए सर, दरवाला साहब। सर मैं एक बात यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रदीप जी, राजीव सर आपके चैनल पे कहता हूँ, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ ये देश के मुस्लिम्स हैं वो इतने ज़्यादा पेट्रियाटिक है, वो यहाँ पर कोई भी आम नागरिक हिंदू हो, सिख, ईसाई, पंजाबी हो, उतना ही इंडिया से प्यार करते हैं जितना के मुसलमान, और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। मगर जो लोगों की जो रोटी सेकने का धंधा था ना जी, जो उनके जो धंधे चलते थे, वो जो सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स है जी। जो ल्यूटिनेंट एरिया में रहते हैं, दे वर ब्रीडिंग ऑन दिस। ये जो एक पत्रकार का एक जो विचारधारा है ना, जो दिल्ली के क्लब्स में मिलते थे, जी ये सब अभी इनकी दुकान बंद हो रही है सर। वो फ्री के फ्लाइट्स बंद हो गए जी। और ये दुकान ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और जो 20 साल की मेहनत है, मुसलमान अभी जागरूक हो चुका है। मुसलमान बेशक नादान है मगर गुमराह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हिसाब से मुसलमान लोगों ने सदस्य बने हैं, जो उसके उनने मेंबरशिप ली है, जो शिवसेना और राष्ट्रवादी जो यूनिफाई हो गई है, जो महाराष्ट्र में जो हमारी जो ताकत बढ़ी है ना, ये इंडिया के अंदर एक मिसाल है सर। मैं आपको ये लिख के देता हूँ। और ये जो बॉल रोलिंग हुआ है ना आज इंडिया में, यू विल सी योगी जी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी का जो एक विजन है, इतना हाथ इनका स्ट्रांग किया। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी, जी। एक जो टीम काम कर रही है ना सर, यू आर गोइंग टू सी अ विंड ऑफ चेंज इन दिस कंट्री एंड इट इज स्टार्टेड। No matter how much these people, how much these politicians, how much these reporters speak out, they speak and they put that gutter thought in the mind of the people, it is not going to affect। क्योंकि 2047 का जो विजन है, मोदी जी ने हमारे सामने जो रोड मैप दिया है, विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, ये बनाए सिवा ये जी। देश रहने वाला नहीं है। एक व्यास जी, मुझे पूछना था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, यूबीटी हमेशा उद्धव ठाकरे स्पेशली कि मैं अडानी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं देवेंद्र फडणवीस मुझसे हो ही नहीं सकता है, मैं आई नेवर वर्क फॉर अडानी हाल ही में नवी मुंबई एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया, बिकॉज अडानी इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर एयरपोर्ट देयर एंड ही सेड इट माइट बी अगेन फर्दर डिलेड फॉर अ फ्यू मंथ्स द ऑपरेशनल ऑफ द नवी मुंबई। बट ये अडानी हर चीज, डू यू थिंक इट इज थिंकिंग? बिकॉज फोटो भी हम लोग देख रहे हैं अडानी ही सब जगह, अडानी नवी मुंबई एयरपोर्ट, अडानी मुंबई एयरपोर्ट, अडानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट, अडानी तो क्या उद्धव ठाकरे जो कह रहे बार बार वो सच्चाई में बदल कर सामने आ रहा है। पहले एकनाथ शिंदे जी, अब देव फडणवीस, सब अडानी, यानी एक ही आदमी मिल रहा है अडानी पूरे बिजनेस के लिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे। नामबियार जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे एक चीज चर्चा करना चाहता हूँ। पूछना तो मेरा कहना ठीक नहीं है। अडानी जी ने जो कोई भी चीज या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला, इस देश के कौन से कानून को तोड़ के उन्होंने लिया? क्या उन्होंने प्रक्रिया को फॉलो करके उनको नहीं मिला है? आप, ये कंपटीशन है, अगर कोई मान लो कोई टेंडरिंग हो रही है, उसमें बिडिंग होती है, अब ही फाउंड्स टू बी द मोस्ट एलिजिबल बिडर, तो ये क्या गलती फडणवीस जी की है, एकनाथ शिंदे जी की है, या अडानी जी की है, किसकी है? He, like anybody else, he is now in competition. He has bid and he is successful bidder. तो कौन सा देश का कानून तोड़ के अडानी को कोई फायदा दिया गया? अगर कोई बतावे तो उसका जवाब हम दें। जब तक भारत के इस संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार कोई भी बिडर कोई भी बिल प्राप्त करता है तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। अब रही बात एक ही, तो हम जब बच्चे थे ना बजाज जी, तो बाटा, टाटा, बिरला, ये तीन चौथा का नाम हमने सुना ही नहीं था। तो हर चीज का एक अपना एक समय होता है, काल होता है। आज समझिए, आज काल अंबानी जी का, अडानी जी का है, तो ठीक है, वो उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। जैसे अभी दारूवाला जी ने कहा कि हर चीज को संघर्ष और पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ अगर आप हासिल करते हो तो वो एक आपका एक And you are a lawyer, sir. काल।
और है ना? व्यास जी आप तो वकील हैं, आपको तो मालूम ही होगा that the old MRTP Act, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act has been modified so many times, has been amended so many times. पहले अगर ये- होता 25 साल पहले अगर होता तो आप बोल सकते थे मोनोपोली है। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, एनीबडी कैन बिड फॉर एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू मीट द क्राइटेरिया। जी No, that amendment has not taken place in keeping in mind Adani. जी So that वो Yes. जो समय की No, but that was a पुकार long थी, time ago. It was amended during Dr. Manmohan Singh's time, and prior to that, it was amended during Narasimha Rao's time. भाई बजाज जी वही जी। मैं कह रहा हूँ कि उस समय अडानी जी का कहीं नाम पता नहीं था, लेकिन वो समय की पुकार थी, वहां के टाइम रिक्वायर्स, इसलिए वो तत्कालीन सरकार चाहे नरसिम्हा राव जी की हो या मनमोहन सिंह जी को, हमने तो ये जी। नहीं कहा कांग्रेस ने किया है उसने किया, जो वहां समय की जरूरत थी उन्होंने अमेंडमेंट किया। लेकिन Yes, इनको सुशील जी, प्रदीप जी एक yes, सेकंड, ये लेट मी मेक दिस स्मॉल Yes, पॉइंट। ये जितने भी लोग आज की तारीख में, सर दारूवाला साहब और व्यास साहब, मैं आपसे पूछ रहा, व्यास साहब जरा आपने दिल से बातें बताएं मुझे अभी तक याद है जब आपने टाटा बिरला की बात करी ना, तो सिर्फ बिरला जी गाड़ी बनाते थे, टाटा को परमिशन थी सिर्फ ट्रक बनाने की, वो भी 1954 के चैसी के ऊपर। वो एक मेसर्स मैन हुआ करते थे जर्मनी के, वो चैसी था, उसके ऊपर वो ट्रक बनाया करते थे। दे वर नॉट इवन अलाउड टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी बाय द वे बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट डे। तब तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एम्बेसडर कार वहां पे बन रही है और प्रीमियर पद्मनी जो साउथ पे बन रही है सिर्फ 2 गाड़ियां बन रही हैं, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये क्या है, आप जरा मुझे बताएंगे ये क्या मानसिकता है सर, प्लीज नहीं, बताइए। ये वही तो कह रहा हूँ, ये मानसिकता का जवाब तो वही लोग दें जो चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई हम तो आपसे एक बहुत सिंपल प्रश्न पूछना, जैसे मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेंस आई एम सेइंग अगेन, अडानी और अंबानी जी को जो ये चर्चा हो रही है, उन्होंने कौन से कानून को तोड़ करके, कौन से संविधान की प्रक्रिया को साइड में रख करके उनको सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मदद कर रही है, ये देश की जनता जानना चाहती है। अन्यथा वो अपनी मेहनत पे और अपने कर्मों के बलबूते पे आगे And otherwise people can go to court. Otherwise go to court. सीधी बात है। भारत के न्यायालय खुले हैं ना जी, बिल्कुल। भारत के न्यायालय, you can व्यास always जी, fight दूसरा public interest दूसरा litigation। दूसरा इश्यू है लॉ एंड ऑर्डर, जो बार बार सुप्रिया सुले जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एकनाथ शिंदे जी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही वाज द चीफ मिनिस्टर अर्लियर। जो भीड़ में जिस प्रकार से समस्या हो रहा है, धनंजय मुंडे को जिस प्रकार से छूट हो रहा है, और जो सुरेश धस ने भी दिखा दिया, खोकिया सतीश खोकिया भोसले का घर एक ही दिन में विदाउट नोटिस तोड़ देता है, रात को आप 25 लोग आके आग लगा देता है, अब तो कोई अरेस्ट हुआ नहीं इस विषय में, और जिस प्रकार से रेसिग्नेशन तो दे दिया और आगे जाके कहा कि और एक व्यक्ति का रेसिग्नेशन होगा जो महिला के बीच में अपने वाइफ, तो कैसे आप देखते हो बार बार सुप्रिया सुले और अलग अलग लोग पॉइंटिंग आउट द फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड स्पेशली इमेनेटिंग फ्रॉम बीड, हाउ डू यू सी दैट व्यास जी? ऐसा है नामियार जी, वो बड़ी नेता है तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े पिता की पुत्री जरूर है, इसलिए उनको भी कोई पब्लिक में कोई बात को कहने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा 6 महीने बाद एक और मंत्री का इस्तीफा होगा, तो क्यों होगा, किस लिए होगा, वो उनको पता है। अरे भाई तो पता तो आप 6 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज ही कह दीजिए। अब वो धनंजय मुंडे के बारे में उन्होंने कहा, एक संशयास्पद बात कही कि जो व्यक्ति अपने पत्नी के गाड़ी में रिवॉल्वर रख सकता है वो आदमी मत कहलाने के लायक नहीं। अब इस तरह की भाषा पे उतर आई है, और ये घटना कब की है, जब धनंजय मुंडे उनके दाहिनी तरफ बैठते थे, जब धनंजय मुंडे जब सुबह सुबह अजित पवार से शपथ ले लिए, धनंजय मुंडे उनके साथ पता नहीं लग रहा था, तो यही सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल जी उनको ढूंढ करके शाम को यशवंतराव चौहान सभागृह में लेके आए। तब धनंजय मुंडे खराब नहीं थे, तब धनंजय मुंडे ने वो कृत्य नहीं किया था, वो कर चुके थे, तो फिर उस समय क्यों नहीं बोलते हो आप? सुविधा के अनुसार इस तरह की घटिया बातें पब्लिक में आकर के कहेंगे, कम से कम अपने पिता का नाम ध्यान रखना चाहिए कि आप किसकी पुत्री हैं और किस जिम्मेदारी के साथ आप बात कर रहे हैं। You know, दारूवाला साहब, again, BJP has been highlighting the very fact that किस प्रकार से मुस्लिम अपीसमेंट कांग्रेस इज डूइंग। राशिद अलवी कांग्रेस लीडर सब मुसलमानों को चुनौती देने के प्लीज कम आउट एंड प्रोटेस्ट, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, और फार्मर्स प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली 2 साल लगातार फार्मर्स पूरा रोड सड़क पूरा जैम कर दिया। आपको भी वकाफ रिफॉर्म बिल के लिए, वकाफ रिफॉर्म बिल के विरोध में आपको मैदान में उतरना, स्ट्रीट्स में उतरना पड़ेगा, और यू हैव टू क्रिएट एनार्की। नाउ बीजेपी इज कॉलिंग दिस एब्सोल्युटली मुस्लिम अपीसमेंट। आप मुसलमानों को भड़का रहे, रास्ते पर निकलो और बॉयकॉट कर, जैसे फार्मर्स ने कर दिया था वकाफ रिफॉर्म बिल्स के खिलाफ। हाउ डू यू सी दैट? इट इज ऑलरेडी बिगन, दिल्ली में चालू हो गया, मुसलमान साहब एक साथ आके वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे।
और पूरे देश में आलवी साहब ने कहा कि आपको प्रोटेस्ट करना है। दारूवाला साहब, या प्रदीप सर, जब हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था ना वोट जिहाद, यहाँ पर वोट जिहाद, लव जिहाद, और हमें लव जिहाद, वोट जिहाद और तीसरा लैंड जिहाद, जिहाद। अगर आपको ये 3 वोट जिहाद है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमें मतदाताओं को ये 3 जिहाद के बारे में याद दिलाना है। तो अब मुझे बोलिए, जब हमने कहा था लैंड जिहाद करिए, इसका मतलब ये मुसलमानों को इकट्ठा बुलाकर बीजेपी को लूज करवाने के लिए, अगर आप उस दिन का नज़ारा जो अगर आप देखेंगे, वो मंजर देखेंगे ना, एक एक झुंड में आके लोग, मी बीइंग अ मुस्लिम व्हेन आई वाज स्टैंडिंग देयर, वो इतनी घृणा और इतनी एक दे वर लुकिंग डाउन अपॉन मी कि बस अली दारुल्लाह है बेशक, मगर इनको और इनके पार्टी को हमको हराना है। तो जो देवेंद्र जी कहते हैं ना सर, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है। लव जिहाद के बारे में तो आपने देखा क्या हुआ, उसके बाद में वोट जिहाद के बारे में तो आपने देखा क्या हुआ, और लैंड जिहाद ये जो चला है ना यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये हिंदुओं को भगाओ, मुसलमान लोग साथ में आओ, जो भी कुछ हुआ, जो भी अपने आपस में अपने पैर बाजू में रखिए और इनको हराने के लिए जो भी करना है करिए। दिस वॉज वेरी एविडेंट। इन स्पाइट ऑफ दिस, भगवान की मर्जी कुछ और थी। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की रक्षण के लिए ये पार्टी, हमारे सहयोगी दल साथ में आए हैं, क्योंकि भारत माता ये सर्वश्रेष्ठ है, हमारी माता सर्वश्रेष्ठ है, और इसे सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक देवी शक्ति जैसे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, ऐसे लोग मिलके काम कर रहे हैं कि जितने भी षड्यंत्र करे, जितने भी ये लोग यहाँ पे कट रचे, यहाँ पर अब बीजेपी का, हमारी महायुति सरकार का, हमारी ये जो विचारधारा का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन दारूवाला साहब जरा उसके बारे में तो बोलिए ना कि आखिरकार व्हाई इज इट, जैसे राशिद आलवी साहब हो गए। राशिद आलवी साहब एक जमाने में बहुत साल पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद कांग्रेस में आए। ऐसे लोग जो हैं क्यों मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो है, वो असल में मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहा है। सर, मुसलमानों का हित कहाँ है इसमें? ये तो वक्फ बोर्ड के जितने भी लोग होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, उनके घर भरने के लिए मुसलमानों का हित यहाँ पे कहां से आ गया? आप ये बताएं ना सर, दारूवाला साहब। सर, वक्फ बिल तो खैर ये तो पार्लियामेंट में गया, उसके ऊपर है, एक जेपीसी हो गई, उसके ऊपर बहुत सारे रिफॉर्म्स आ गए, मगर मैं तो ये कहता हूँ, ये जो आदमियों ने, जो इंसानों ने ये धर्म के लिए ये जो लैंड दिया ना, ये तो बेशक इतना बुरा कांड हुआ है। ये लैंड सरकार ने लेके वो हमारे सरकारी ट्रेजरी में जमा करना चाहिए। यहाँ पे कोई मुसलमानों का कल्याण का काम नहीं हो रहा और नहीं होने वाला है। तो ये जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड लोग हैं, ये केवल और केवल रिक्शा, ये प्रोफेशन को नाम नहीं दे रहा हूँ, ये कहाँ से, कौन सी विचारधारा से आते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक भी आज हॉस्पिटल, एक भी आज यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी वक्फ बोर्ड के पैसे से बना 200 साल में आप मुझे दिखाओ, मैं कल से आपके डिबेट पे आना बंद कर दूंगा। हाँ, बेशक यहाँ पे आपको यतीम खाने दिखेंगे, आपको वहाँ पर कुरान शरीफ जो पढ़ाते यतीम खाने के साथ में, वक्फ बोर्ड ने शायद 1, 2 या 5 वही बनाए, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया। मुझे एक भी आप दिखा दो ये डिबेट के ऊपर, क्या इतना बड़ा एक हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड ने बनाया हुआ चल रहा है, एक यूनिवर्सिटी चल रही है जिसके पास 1/3 ऑफ इंडिया की लैंड जिसके पास है, वो लोग ने ये सब नहीं किया। शिरडी साई संस्थान, ये तो 50-100 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया, वो लोग क्या काम कर रहे जाके देखिए। सिद्धिविनायक टेम्पल क्या ट्रस्ट काम कर रहा है वो जाके देखिए। बालाजी टेम्पल ट्रस्ट क्या काम कर रहा है वो जाके देखिए। और आप 200 साल से राज में, औरंगजेब ने आपको इतनी लेगेसी देके गया, आपने 200 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। शर्म है सर आप पे। मैं तो कहता हूँ ये लैंड उठाकर वापस सरकार को दे दो, यहाँ पे बहुत सारा कल्याण का काम वैसे ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड द फनी पार्ट इज, व्यास साहब, जैसे अभी दारूवाला साहब ने कहा, द फनी पार्ट इज सर, जैसे वो तमिलनाडु का एग्जांपल है, दैट इज माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग। इट्स ऑलमोस्ट अ 2000 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल, 2000 साल पुराना शिवा टेम्पल है। वक्फ बोर्ड क्लेम दैट इट इज देयर लैंड। मतलब जस्ट बिकॉज द डेमोग्राफिक्स ऑफ दैट विलेज हैव चेंज, गांव के अंदर 70% मुस्लिम्स आ गए, तो वो जो शिव जी का मंदिर है
2000 साल पुराना, 1800 साल पुराना जो है, वो कहते हैं साहब ये तो मुस्लिम लैंड है। ये क्या है सर? कर्नाटका में 5000 कंप्लेंट्स ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट, 5000 कंप्लेंट्स है, प्रॉपर्टी किसी और का है, वक्फ क्लेम 5000 केसेस। एंड वक्फ इज नॉट सपोज्ड टू क्लेम, बाय द वे। नहीं अभी क्या होगा, सुनो ना मेरी बात सर, एक मिनट व्यास सर, एक सेकंड। मैं आपको ये भी कहता हूँ, ये वक्फ का बिल ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये किसके टेबल पे जाएगा, फिर इसके ऊपर क्या डिसीजन होएगा, ये अर्बन नक्सल्स कैसे सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। आपने तो यू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग दोज रिपोर्टर्स नेम। सर मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये अर्बन नक्सल्स इतने जड़ों में यहाँ पे डूब है ना, इतना अंदर घुस गया है ना सर, कौन से टेबल पे कौन सा बिल जाना चाहिए, कौन सा केस किधर हियर होना चाहिए, ये अभी तक इतना फैब्रिकेटेड है ना सर, और हमें टाइम लगेगा। मगर ये जो है ना, ये छुपे हुए दुश्मन, ये नक्सल्स, इनको निकाल के ये सरकार है ना, इनको शिक्षा देंगी। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि उनको गोली मारेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। So I will take your leave after this thing because Right, thank you so much, sir. God bless you. I am telling you without mincing my words, this urban Naxals need to be shot. Thank you so much. I'll take your Thank you. leave. Need to be. I'm extremely Sir, that's a sorry, bit sir. extreme. I don't think Sushil Vyas ji will agree with you or Pradeep Nambiar sahab will agree with you. I No, might that's because fine. I'm not a lawyer. Both of them are officers of the court. They can't agree with you. Anyway, जी, लेकिन सुशील व्यास जी आप ये बताइए, ये क्या हो क्या रहा है हिंदुस्तान में सर? अब by the way, I must, and here I must say this very frankly, I don't know whether you will agree with me or not. This is really my final question, unless Pradeep ji wants to ask something else. Up till now, both एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, सर दे हैव शोन अ लॉट ऑफ रेस्ट्रेंट। आप भी उस पार्टी में थे बहुत साल पहले सर, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ क्या क्या किया है, किस किस जगह पर झूठ बोला गया है। जैसे अभी 12 मार्च गुजरी है सर, ये कह दिया गया था कि एक और बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ उधर, और अभी वो जो हमारी 26/11 वाले दिन मुस्लिम इलाके में भी ये हुआ, टैक्सी उड़ा दी गई, ये उड़ा दिया गया, वगैरह वगैरह। और तो और छोड़िए सर, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, वी ऑलरेडी हैव रिक्वेस्टेड और फॉर्मली कि भाई 26/11 की जो इन्वेस्टिगेशन है प्लीज रीओपन कीजिए, क्योंकि उनके जो यहाँ के जो हैंडलर्स हैं अभी तक यही हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। एंड दीज आर द पीपल, एवरीबडी नोज देम। माई पॉइंट इज सर, आपको लगता नहीं कि वक्त आ गया है कि अब वी शुड मूव टोटली इन द नेशनल इंटरेस्ट, मतलब लेफ्ट राइट कुछ देखने का नहीं, चाहे जो भी इन्वॉल्व हो उसको लटकाइए। अब आप बोलें सर प्लीज। भैया जी, मैं आपकी भावनाओं से 100% सहमत हूं, और अब वो समय आ गया है कि उसी तरह से होगा जो राष्ट्र हित को सर्वोच्च रखते हुए, जो जिसने भी देश के खिलाफ देशद्रोह का काम किया, इतिहास में किया हो या आप कर रहे हो, उनको जनता के सामने ला करके कड़ी से कड़ी सजा दे करके उनको रोका जाए, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो वापस, जो देश के खिलाफ कोई काम करने की सोच भी सके, इस तरह का माहौल पैदा करने का निश्चित रूप से समय आ गया। और वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इस देश में कम से कम इस समय एनडीए की 21 राज्यों में सरकारें हैं 28 में से, तो वो कोशिश कर रही है। और आपने देखा कि इस तरह की जो अराजकता है या इस तरह के सामाजिक तत्व है या जो देश विरोधी या देशद्रोह करने वाली जो ताकतें हैं, वो थोड़े मामले में कहीं न कहीं कंट्रोल उनको किया गया है, और उनको पूरी तरह से इरेडिकेट करने का भी कदम उठाना चाहिए। मैं बिल्कुल बात सही। सुशील व्यास जी, 2 लाइन में आपसे चाहता हूं। एकनाथ शिंदे जी एज अ स्टेट्समैन, उन्होंने रिसेंटली महाजी शिंदे अवार्ड, मोदी साहब थे, शरद पवार साहब थे, महाजी शिंदे अवार्ड मिला। फिर उनके बाद उनको जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अवार्ड जबरदस्त तरीके से सत्कार किया गया, एज अ फैंटास्टिक पर्सन हु इज एज अ ग्रेट स्टेट्सपर्सन। ही सरप्राइज्ड एवरीबॉडी टुडे बाय एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी जी को एमएलसी का सीट आपके तरफ से दे दिया है। शीतल मात्रे, रविंद्र दंगेकर, सब लोग सोचते थे इनको मिलेगा। तो he has proved in every step that he is a great statesperson, leadership qualities. व्यास जी, सबसे बड़ी क्वालिटी उनमें जो है नाम्बियार जी, कि एक बार जो उन्होंने कह दिया वो उस पर खड़े रहते हैं। He has given a word when Chandrakant Suryavanshi was denied ticket in assembly election and all that. 20,000 लोगों के सामने पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा, I will make you विधायक। तो आज उन्होंने वो करके दिखाया। जो शब्द वो देते हैं, वो हमारे साथ भी वही अनुभव है हमारा, कि हमसे भी बहुत सी बातें उन्होंने की, वो उनको कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं। तो आप काउंसिल में कब जा रहे हैं सर? When are you becoming?
आप एमएलसी या राज्यसभा के मेंबर आप कब बन रहे हैं सर? बजाज जी, ये सब चीजें तकदीर से होती है, लेकिन मैं इस समय मेरे दल की एक सैनिक के रूप में निष्ठा के साथ सेवा कर रहा हूँ, और सेवा जी। करते करते कभी भी मौका मिल सकता है, और नहीं We मिले would- तो भी we मैं would तो love to see you in the Rajya Sabha. एज ए डिवोटी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने काम को कर्तव्य का निर्वहन, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, मैं कर रहा हूँ। We would love to see you in the Rajya Sabha, sir. Very thank you. थैंक यू। Right. That is just about it, sir. Thank you very much for joining us. एक चलते चलते एक छोटा सवाल है सर. Very unfortunately, दारूवाला साहब has left us. Sir, I would like your gut reaction to this. अभी अभी हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत के आया. वर्ल्ड कप नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया. सर, आपको मालूम है जिन अर्बन नक्सल्स की हम लोग बात कर रहे थे, उन बेचारों का दिल टूट गया कि हिंदुस्तान जीत गया. They would rather that India lose than for Mr. Modi to celebrate. मतलब ये क्या मान सकता है सर? जरा बताएं ना प्लीज. बजाज जी, ये मानसिकता वही है जो आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी एक 10-15 दिन पीछे मैं आपको ले जाऊं। पाकिस्तान के मुकाबले हम लोग जीते, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता चैनलों पे आके कहने लगे कि हिंदुस्तान का कप्तान मोटा गया है, वो अच्छा नहीं लगता। उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई जब हम फाइनल खेलने जा रहे थे जी. ये एक सोची समझी चाल थी कि भारत के इस जज्बे को कमजोर किया जाए, भारत की इस जो टीम की Shocking. एकता है उसको तोड़ा जाए, कमजोर Shocking. किया जाए, और भारत की टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी न जीत सके। आज तक किसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने उस प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन ली नहीं. बीजेपी की एक प्रवक्ता ने कुछ गैर जिम्मेदाराना बात कही थी, उसको प्रवक्ता पद से तुरंत हटा दिया गया था। तो क्या इस तरह की कोई कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया? नहीं उठाया। ये कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं कि देश का विकास हो, या हमारे स्पोर्ट्स में हो, या नौजवान हमारे युवक आगे बढ़े, ये देश के लिए कुछ अभिमान काम करे। तो ये चलता है कि ये उनका भी एक अपना एजेंडा है, वो जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। 1975 में तकरीबन 50 साल पहले अनोखा अकेला वर्ल्ड कप हॉकी हम लोग जीते थे. वी वन ओनली वन हॉकी वर्ल्ड कप, दैट वाज इन 1975 अंडर द कैप्टनसी ऑफ अजीतपाल सिंह. हमारे कोच बलबीर सिंह सीनियर साहब हुआ करते थे. तब मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी, तब तक वो अरेस्ट नहीं हुए थे, तब तक इमरजेंसी नहीं लगी थी. सब लोग, भले वो एल के अडवाणी हो, भले वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, और सबसे अग्रसर तो उसमें विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, सब लोगों ने आकर के सर ऑलमोस्ट भंगड़ा किया था पार्लियामेंट के आसपास कि हम लोग जो हैं फाइनल पाकिस्तान से जीत गए वर्ल्ड कप हॉकी में. तो आई थिंक दैट शुड बी द स्पिरिट. वेरी मैं वही कहना चाह रहा था बजाज जी कि जब हम वहां लड़ रहे हैं तो हम एक भारत के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहे हैं, अपने भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, हम किसी एक दल का प्रतिनिधित्व या किसी सरकार का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं. वहां वो इंडियन टीम कही जाती है, वो बीजेपी से मोदी इंडियन टीम नहीं है, या वो राहुल गांधी इंडियन टीम नहीं है. दैट टीम इज रिप्रेजेंटिंग 140 करोड़ 156 crores anyway. 56 crore of this country. Yes. So, उसको कम करना, उसको छोटा करना, या उसके कप्तान का मनोबल तोड़ने की कोशिश करना, ये एक सोची समझी चाल का हिस्सा था. Right, thank you so much, sir. Sushil Vyas ji, always a pleasure talking to you. Thank you very much. Gopal Tiwari ji finally did not attend the show. Thank you, sir. Namaskar. Thank you. Namaskar, sir. Jai Hind. नमस्कार. So, Gopal Tiwari ji had a technical problem. Pradeep ji. कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल तिवारी जी पिछली बार वो शो को छोड़ के चले गए थे. इस बार उनकी कोई तकनीकी तकलीफ हो गई, उनको कोई तकनीकी समस्या आ गई जिसका समाधान वो नहीं निकाल पाए. खैर, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. वो घंटी भी बज गई है. इफ यू वांट अपडेट्स in terms of whatever nation now is doing, you should get those updates on a regular basis. Please do subscribe to the channel and please do send in your comments. From both Pradeep ji and myself and from the entire Nation Now team, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम. भारत माता की जय.